महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार को अपनी शान में की गई गुस्ताखी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये गुस्ताखी पिछले साल मुंबई में सुनैना होले नाम की महिला ने की थी। इस महिला ने ट्विटर पर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की थी, जिस वजह से उस पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इस एफआईआर को रद्द करवाने के लिए होले ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लगभग 1 साल बाद होले को कोर्ट की तरफ से राहत मिली है और महाराष्ट्र सरकार को तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद होले के विरुद्ध दर्ज एफआईआर रद्द करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उनके ट्वीट में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे समुदायों में नफरत फैले। कोर्ट ने कहा कि हम पुलिस की मेहनत की हौसला अफजाई करते हैं कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे ट्वीट्स पर नजर बनाए हुए है। हालांकि दर्ज की गई एफआईआर किसी प्रकार की अपराध को सिद्ध नहीं करती, लिहाजा ये एफआईआर रद्द की जाती है। दरअसल पिछले साल लॉकडाउन के दौरान 14 अप्रैल 2020 को मुंबई के बांद्रा स्टेशन के बाहर प्रवासी मजदूर की भीड़ लग गई थी। इसी के बाद होले का महाराष्ट्र सरकार की आलोचना करने वाला ट्वीट सामने आया था। बता दें कि इसके बाद ही आजाद मैदान पुलिस ने उनके विरुद्ध 15 अप्रैल 2020 को धारा 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया। बाद में होले ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका डाली। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने होले पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने का इल्जाम लगाते हुए कहा था कि वो स्थिति को भड़काने के लिए झूठी खबरें फैलाती हैं। पिछले साल सुनैना के 3 ट्वीट पर उनके विरुद्ध धारा 153A, 505(2) और 500 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। बांद्रा कुल्ला कॉम्प्लेक्स साइबर क्राइम डिपार्टमेंट द्वारा रजिस्टर किए गए एक केस के मामले में उन्हें अगस्त 2020 में गिरफ्तार भी किया गया था। बाद में उन्हें जमानत मिली। उनके वकील ने कोर्ट में अभिव्यक्ति की आजादी का भी हवाला दिया था। इस केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को फटकार लगाते हुए ये भी कहा था कि युवा वर्ग को अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जगह देनी ही पड़ेगी। इस मामले में होले की याचिका पर सुनवाई के बाद उन पर एफआईआर को रद्द करने के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की एमवीए सरकार की बुरी फजीयत हो चुकी है, क्योंकि एमवीए सरकार ने जहां बेबुनियाद तौर पर तानाशाही के तहत होले को दबाना चाहा, तो वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले ने इस सरकार को अच्छा खासा सबक सिखा दिया है। ऐसे में आगे ये सरकार किसी शख्स पर बेबुनियाद एफआईआर दर्ज करने से पहले 10 बार सोचेगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से हालात खराब है। राज्य में अब तक कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या लूटपाट का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगे हैं। इसके बाद अब बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ पहले ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्यपाल ने ममता को बीते दिनों शपथ ग्रहण समारोह में भी आगाह किया है कि वो टीएमसी कार्यकर्ताओं को काबू में करे। उधर केंद्र सरकार भी बंगाल पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। हिंसा की घटनाओं को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है और गृह मंत्रालय ने सख्त लहजे में ममता बनर्जी को रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इतना ही नहीं, बंगाल हिंसा की जांच के लिए एक कमेटी भी गठित कर दी गई है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से 3 मई को राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर तत्काल रिपोर्ट तलब करने को कहा था। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अब तक रिपोर्ट नहीं भेजी है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने तत्काल विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वहीं अगर राज्य सरकार इसके बाद भी रिपोर्ट नहीं भेजती तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव नतीजे के बाद से ही हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों में चुनाव बाद हुई हिंसा में अब तक कम से कम 6 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना को लेकर बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की है, घरों में तोड़फोड़ की और सदस्यों की दुकानों में लूटपाट एवं कार्यालय में आगजनी की है। उधर बंगाल के हालात पर ममता बनर्जी का कहना है कि ये घटनाएं तब हुई हैं जब कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ में था। वहीं बंगाल में रोज हो रही घटनाओं को लेकर ममता बनर्जी की चारों ओर आलोचना हो रही है और अब गृह मंत्रालय ने भी एक्शन ले लिया है। ऐसे में अगर बंगाल के हालात फिर भी नहीं सुधरते हैं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। बॉलीवुड एक्टर स्वरा भास्कर का देश विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आया है। कोरोना की आड़ में स्वरा देश के गद्दारों को जेल से रिहा कराना चाहती हैं। स्वरा भास्कर चाहती हैं कि दिल्ली दंगों, भीमा कोरेगांव मामले से लेकर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से जुड़े लोगों को जेल से रिहा किया जाए। स्वरा ने जेल में बंद कथित राजनीतिक बंदियों को रिहा करने संबंधी मांग का समर्थन किया है। दरअसल इन सभी मामलों में शर्जील इमाम जैसे गद्दार लोग जेल में बंद हैं और स्वरा शर्जील हो या भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी वरवर राव, इन सभी लोगों का खुलकर सपोर्ट करती हैं। वहीं दिल्ली दंगे का आरोपी उमर खालिद पहले ही जमानत पर बाहर आ चुका है। दिल्ली में सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शन का भी स्वरा ने खुलकर समर्थन किया था। वहीं स्वरा भास्कर ने कोरोना के दूसरे लहर के बीच मोदी सरकार को घेरने की कोशिश भी की है। स्वरा भास्कर ने कहा है कि अब देश को नए प्रधानमंत्री की जरूरत है। दरअसल जब शेखर गुप्ता ने हाल ही में एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नई टीम की जरूरत है।
अगर पीएमओ चाहता है कि देश चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, इस पर जवाब देते हुए स्वरा भास्कर ने लिखा कि भारत को एक नए प्रधानमंत्री की जरूरत है। हालांकि ट्वीट के बाद स्वरा भास्कर जमकर ट्रोल भी हुई। एक यूजर ने लिखा, ये स्वरा भास्कर है कौन? आपको बता दें कि स्वरा भास्कर अपने देश विरोधी बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं। जेएनयू के गद्दार हो या मोदी के विरोधी, इन सब लोगों का स्वरा खुलकर समर्थन करती हैं। बिहार में लालू की पार्टी आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार ने मुस्लिमों से मुंह फेर लिया है। बिहार में राजद के एमएलए रह चुके शहाबुद्दीन का निधन हो चुका है, लेकिन उनके निधन के बाद अब बिहार के मुस्लिमों में इस बात की नाराजगी है कि आखिर शहाबुद्दीन का अंतिम संस्कार बिहार के सिवान में होने की बजाय दिल्ली में क्यों हुआ। दरअसल शहाबुद्दीन का निधन कोरोना के चलते दिल्ली में ही हुआ, इसी वजह से उनका अंतिम संस्कार भी दिल्ली में ही किया गया। लेकिन इस मामले में राजद के नामचीन नेताओं ने ट्विटर पर संवेदना साझा करने के अलावा कोई कदम नहीं उठाया। यही वजह है कि शहाबुद्दीन के अंतिम संस्कार को लेकर राजद के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इस घटना के बाद बिहार में राजद के बड़े मुस्लिम नेता सलीम परवेज ने भी इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या शहाबुद्दीन की मौत के बाद बिहार के मुसलमान अपने परंपरागत पार्टी यानी राजद से नाराज चल रहे हैं। सलीम परवेज राजद के प्रदेशाध्यक्ष हैं, जिनके इस्तीफे के बाद से ही पार्टी में खलबली मच गई है। बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति रह चुके सलीम परवेज ने अपने इस्तीफे को लेकर बयान भी जारी किया है। उन्होंने इस घटना से आहत होकर न सिर्फ पार्टी उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है, बल्कि राजद से भी खुद को अलग कर दिया है। पार्टी से अलग होने के फैसले पर परवेज ने कहा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन से मेरा व्यक्तिगत संबंध था, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र व भाई समान थे। उनके निधन से मैं हैरान हूँ। सलीम परवेज यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने राजद पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे, पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई, राजद के लिए समर्पित नेता रहे, लेकिन उनके बीमार पड़ने, तिहाड़ जेल में घटी घटनाओं, एम्स की जगह प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने, निधन के बाद सस्पेंस बनाने, पार्थिव शरीर देने में आनाकानी करने को लेकर पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं की तरफ से चुप्पी साधी ली गई थी, जो कि बेहद निराश करने वाला था। सलीम ने कहा कि शहाबुद्दीन के निधन के बाद भी पार्टी के किसी नेता ने शहाबुद्दीन के बेटे को कोई सहयोग नहीं दिया, न सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि अपने सच्चे सिपाही, संस्थापक सदस्य और उसके परिवार के प्रति ऐसी उपेक्षा आपत्तिजनक है। ऐसे में इस पार्टी के साथ अब चलना संभव नहीं है। लेकिन जहां तेजस्वी के अपने ही नेता ने आरोप लगाया, वहीं तेजस्वी ने यहां भी केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्होंने सरकार पर पूरा दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बता दें कि शहाबुद्दीन की मौत के बाद बिहार में एनडीए का हिस्सा जीतन राम मांझी इस मामले की न्यायिक जांच की मांग उठा चुके हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसलिए देखना ये होगा कि राजद के खिलाफ बिहार के नाराज मुसलमानों का गुस्सा और किस रूप में बाहर आता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को सवालों से घेरना चाहा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो खुद अपने सवालों में घिर कर रह गए और चुप्पी साध ली। जब केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने उनके सवालों पर तीखा पलटवार किया। राहुल गांधी ने हाल ही में एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, विदेश से भारत को क्या मदद मिली, वह कहां है, उनसे किन्हें लाभ हो रहा है, राज्यों को वो कैसे वितरित की जा रही है, क्या कोई जवाब है भारत सरकार। राहुल गांधी के इस ट्वीट पर ईरानी ने उन्हें करारा जवाब देते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मिस्टर राहुल गांधी, राजनीति से ऊपर उठने का वक्त आ गया है। 31 राज्यों के 38 संस्थानों को किए गए वितरण की जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपके ट्वीट करने से पहले ही उपलब्ध थी। अगर आप सच की परवाह करते हैं, जैसा आप कहते हैं, तो इसको साझा करें। बता दें कि स्मृति ईरानी ने अपने ट्वीट के साथ सरकार की एक प्रेस रिलीज भी साझा की, जिसमें विदेश से आई हुई मदद को किस राज्य के किस अस्पताल को भेजा गया है, उसकी जानकारी दी गई है। ये प्रेस रिलीज 4 मई की है। दरअसल राहुल गांधी ने विदेशों से कोरोना के लिए पहुंचाई गई जिस मदद के बारे में पूछा था, उसमें अमेरिका, यूके समेत दुनिया के कई देशों ने भारत को अपनी ओर से मदद भेजी। इसमें ऑक्सीजन कंटेनर्स, कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर समेत कोरोना से लड़ाई में शामिल होने वाली अहम चीजें थीं। राहुल के इस ट्वीट से एक बार फिर ये साबित हो गया कि राहुल सिर्फ मोदी सरकार की बुराइयों को जबरदस्त ढूंढने में लगे हैं, लेकिन बीजेपी नेता हर बार अपने पलटवार से उन्हें सटीक जवाब दे देते हैं। लेकिन हाल ही में हुए चुनाव के नतीजे आने के बाद बंगाल में हिंसा का जो तांडव शुरू हुआ, उस पर राहुल गांधी क्यों चुप है?
राहुल ने ममता से सवाल क्यों नहीं किया है, ये सवाल राहुल से पूछा जाना भी जरूरी है। एनसीपी के नेता और एनडीए सरकार में गृह मंत्री रह चुके अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से करारा झटका लगा है। अनिल देशमुख ने भरपूर कोशिश की थी कि वो सीबीआई को चकमा दे पाए, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दरअसल मुंबई पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि सचिन वजह को 100 करोड़ की वसूली करने के लिए अनिल देशमुख ने ही आदेश दिया था। इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई, लेकिन देशमुख ने इसे बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस चुनौती वाली याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई से 4 सप्ताह में देशमुख की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई कोर्ट की गर्मियों की छुट्टी खत्म होने के बाद होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके केस की तात्कालिकता के आधार पर हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच को स्थानांतरित किया जा सकता है। गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से सीबीआई जांच के आदेश के बाद देशमुख को गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हाल फिलहाल इस समय सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं देशमुख। इस पूरे मामले की शुरुआत उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिले विस्फोटक वाली कार से शुरू हुआ। इस मामले में मुंबई पुलिस के एपीआई सचिन वजह का नाम सामने आने के बाद विवाद बढ़ता गया। बता दें कि इस घोटाले में अनिल देशमुख का नाम आने के बाद एनडीए सरकार समेत शरद पवार की भी काफी आलोचना हुई थी। साथ ही अनिल देशमुख को निलंबित करने को लेकर एनडीए सरकार पर विपक्ष का दबाव भी बनना शुरू हो गया था। इस दबाव और एनडीए सरकार की बिगड़ती छवि को देखते हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। बहरहाल कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। ऐसे में देखना होगा कि देशमुख के खिलाफ और कितने सबूत निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये एनडीए सरकार में सहयोगी दल एनसीपी और महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट OMS न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।